नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के एनालिसिस में। और आज मैं जगदीश चंद्र जांगिड़ आपके सामने बात करने वाला हूं इम्पोर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी और पीएससी में आपको मदद करने वाली है। आने वाले 7 महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। मात्र 30 हफ्ते के आसपास का समय बचा है प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग कीजिएगा दोस्तों कि कोई भी प्रिपरेशन में ऑब्स्टिकल आए उससे पार जरूर पाना होगा आपको। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको मिलने वाली है इस टेलीग्राम हैंडल के ऊपर। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और जे सर यूपीएससी पे जा करके आप अपने आंसर्स और क्वेरी सबमिट कर पाएंगे दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाई कांट सिंगल वुमन सीक सरोगेसी। सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। सरोगेसी के अंदर बेसिकली अगर बात किया जाए, यहाँ पे जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जिसको बेसिकली पढ़ा जा सकेगा दोस्तों आपके पास में, तो कहा जा रहा है कि वाई कैन नॉट अ सिंगल अनमैरिड वीमेन अवेल द बेनिफिट ऑफ द सरोगेसी अंडर द लॉ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहीं न कहीं भेदभाव के लिए स्पष्टीकरण मांगा है और केंद्र से ये पूछा है कि सर, जो सिंगल मदर्स है आपके पास में या फिर अविवाहित महिलाएं हैं आपके पास में, है ना, क्या वो सरोगेसी नहीं कर सकती हैं? वाई दे कैन नॉट डू, है ना। तो आपके पास में खाली मैरिड या एल्ट्रुस्टिक कहीं न कहीं सरोगेसी ही अलाउ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो नियमावली बनाई गई है। तो कहा सर ऐसा क्यों कि सर मैरिड ही कर पा रही हैं और जो अनमैरिड महिला हैं वो नहीं कर पा रही? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये भेदभाव क्यों? इस पे स्पष्टीकरण मांगा गया है केंद्र सरकार से। तो इसके ऊपर बेसिकली चीफ जस्टिस जो हैं सतीश चंद्र शर्मा जी और जस्टिस संजीव नरूला जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ओनली अ विडो और डाइवोर्सी एज्ड बिटवीन 35 और 45 वुड अवेल द प्रोसीजर अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने प्रश्न किया है कि मात्र एक विधवा हो या डाइवोर्सी हो वही यह सरोगेसी करवा पाएगी, है ना। ऐसा क्यों बोला है आपके पास में कि सर 35 से 45 के बीच में यही लोग कर पाएंगे? सो कुछ पिटिशनर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सर ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो बहुत ही अतार्किक हैं और गैर कानूनी हैं और भेदभावपूर्वक है। और ये कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार होता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार होता है, जो संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका हनन करता है। यहाँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस एक्ट 2021 और सरोगेसी रेगुलेशंस एक्ट 2021 के अंतर्गत काफ़ी गाइडलाइंस जो हैं यहाँ पे सरोगेसी को कहीं न कहीं रेगुलेट करने के लिए भारत में लाई गई थी। आपको बताया जा चुका है कि सरोगेसी जो है आपके पास में, मतलब आप मदर और फादर जो हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, वो एक किसी भी महिला को बेसिकली जो है हायर करते हैं, जिसके अंदर कहीं न कहीं मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा जो उनकी वुम्ब के अंदर जो है, गर्भ के अंदर जो है भ्रूण स्थापित किया जा सके और 9 महीने के लिए वो कहीं न कहीं जो है अपनी गर्भ में किसी दूसरी माता या पिता का जो है बच्चा कहीं न कहीं जो है पल रहा होता है और जन्म के उपरांत वो उन्हें सौंप दिया जाता है। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता था? सरोगेसी कहा जाता, और मदर को सरोगेट मदर कहा जाता था। भारत में क्योंकि रेगुलेशन नहीं था, तो शुरुआती समय बहुत ही विकट रहा और शुरुआती समय में यहाँ पे काफ़ी बेसिकली जो है फाइनेंशियल और ह्यूमन राइट्स की इरेगुलरिटीज़ देखी गई। बिलियंस ऑफ डॉलर की ये इंडस्ट्री थी दोस्तों, और भारत में इसको रेगुलेट किया गया। अब खाली परोपकार की भावना से, एल्ट्रिस्टिक की भावना से ही बेसिकली इसको किया जा सकता है। और उसमें भी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि इसको व्यापार की तरह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो अब इन कानूनों को बेसिकली, जिन कानूनों ने बेसिकली इस पूरे सरोगेसी बिजनेस को क्या कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है, इस गाइडलाइन के अंदर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि सर एकल महिलाएं हैं, अविवाहित महिलाएं हैं, वह नहीं कर सकती हैं सरोगेसी। सो ऑब्वियसली सर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा अभी, ठीक है ना। सो द एक्ट बैन ऑल फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल सरोगेसी। तो किसी भी प्रकार की व्यावसायिक सरोगेसी है उसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके पास में, जहाँ पे सरोगेट मदर को किसी भी तरह का भुगतान किया जा रहा था आपके पास में। नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो तो दिए जा सकते हैं, दवाइयों का, हॉस्पिटल का खर्चा दिया जा सकता है, पर उसके अलावा कई बेसिकली गरीब वर्ग की महिलाएं होती, तो उन महिलाओं को बेसिकली चंद लाख रुपयों का, चंद हज़ार रुपयों का लालच दे करके जो फॉरेनर्स है वो इंडिया में आकर के डॉक्टर्स की सहायता से सरोगेट मदर्स को बेसिकली हायर करते थे। दे विल पे देम। और यह बेसिकली देखा गया कि सर कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया के अंदर फ्लरिश हो रही है। यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से कई पेरेंट्स इंडिया में आते हैं और वो सरोगेट मदर्स को मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की मदद से हायर करते हैं। एंड देन बेसिकली कॉमर्शियल इंडस्ट्री से बेसिकली चल पड़ी थी और इसको रेगुलेट किया गया सन 2021 में।
सरोगेसी क्या है आपके पास में? एक ऐसा अरेंजमेंट इसमें कोई भी महिला जिसको सरोगेट कहा जाता है, शी अग्रीज टू कैरी एंड गिव बर्थ टू द चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन्स और द कपल, द इंटेंडेड पेरेंट्स, है ना? सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिला सरोगेट जो हैं वह किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े के बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत हो जाती हैं, है ना? इनको कहीं न कहीं जेस्टेशनल कैरियर भी कहा जाता है ना, गर्भकालिक वाहक भी। मात्र 9 महीने के लिए बच्चे को, जो उसका जेस्टेशन का टाइम होता है, उसके लिए कंसीव करती हैं, कैरी करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, है ना? टू अ चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन और द कपल। अब एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है? परोपकारी सरोगेसी क्या होती है दोस्तों? एल्ट्रुइज़्म मतलब परोपकार, कि सर कॉमर्शियल भावना से नहीं करना है, ये कोई व्यापार नहीं है, कोई वाणिज्य नहीं है कि सर आप अपने शरीर को बेसिकली जो है इस तरीके से व्यापार में लगा लें, इस धंधे में लगा लें। सो कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं मिले अगर मदर को, खाली मेडिकल एक्सपेंसेस तक ही या इंश्योरेंस कवरेज तक भी बेसिकली अगर प्रेगनेंसी का मिल रहा है, तब तक तो बेसिकली लाजमी बात है दोस्तों। पर अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के अलावा कोई और पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये परोपकार की भावना से, मानवीयता की भावना से किया जा रहा है, तो हाँ, ऐसी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी भारत में अलाउड हैं। जबकि जो कॉमर्शियल सरोगेसी हैं, व्यावसायिक सरोगेसी हैं, यह भारत में अलाउड नहीं है। तो भारत में कैसी सरोगेसी अलाउड है? एल्ट्रुइस्टिक। क्या भारत में सरोगेसी बैन है? नहीं सर। एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी सरोगेसी अलाउड है। कॉमर्शियल सरोगेसी जो है वह भारत में बैन है, जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट या रिवॉर्ड कुछ कैश या किसी काइंड्स में जो कहीं इनके मेडिकल एक्सपेंसेस से भी बियॉन्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 5,000, 50,000, 1 लाख, उससे ज़्यादा तो कितना ही आ जाएगा। बट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में कि उनको 5 लाख 10 लाख रुपए दे दिया जाता था। अब बाहर वाले लोगों के लिए 10,000 20,000 डॉलर है, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? जो महीने का वहाँ पे सैलरी कमा रहे 50,000 डॉलर, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि सर 20,000 डॉलर में जो है बेसिकली उनको एक सरोगेट मदर मिल जाएगी। पर भारत में तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 डॉलर इंटू 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ अ डॉलर अराउंड, तो आप अगर देखेंगे तो सर ये रकम बहुत लाखों में, 8-10 लाख रुपए, तो उनके लिए तो ये क्या हो गया? एक तरह का व्यापार हो गया। या हर साल वो बेसिकली इस माध्यम से क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं लाखों रुपए कमाते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी कमाते हैं, और इस तरीके से गरीब तबके से बेसिकली लोगों को बेसिकली उठा के लाते हैं और इस कॉमर्शियल सरोगेसी में डाल देते हैं। ठीक है ना? तो सरोगेसी के ऊपर रूल रेगुलेशन बनाए गए और कुछ डिस्क्रिमिनेशंस भी, यहाँ पे कुछ बैन भी लगाए गए आपके पास में। जैसे जो प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, उसको रूल रेगुलेट किया जाता है आपके पास में। जेस्टेशन, इफ़ द प्रोवाइडेड जेस्टेशन पीरियड ऑफ द 10 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स टू एग्जिस्टिंग सरोगेट मदर्स टू प्रोटेक्ट देयर वेलबींग, है ना? कहीं न कहीं जेस्टेशन पीरियड कितना है? 10 महीने का इसके अंदर दिया गया है, ताकि सरोगेट माताएँ जो हैं उनकी भलाई की रक्षा की जा सकती हैं आपके पास में। गर्भ धारण की अवधि जो है 9 महीने की, उसके अलावा भी 1 महीने का उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का समय दिया जाता है, ताकि उनके कोई भी हित जो हैं वह कहीं न कहीं बचाए जा सकते हैं। दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आपके पास में पैलिएटिव केयर, जिसको प्रशामक देखभाल भी कहा जाता है। इट इज़ अ वे टू रिड्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर द पीपल विद लाइफ लिमिटिंग डिजीजेस। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो प्रशामक देखभाल हैं वह जीवन सीमित करने वाली बीमारियों वाले लोगों के लिए वित्तीय संकट को कम करने का एक तरीका है। तो पैलिएटिव केयर क्या है? इस पे प्रश्न आएगा, हेल्थ गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हेल्थ सिस्टम के ऊपर कि वो जनता का कहीं न कहीं केयर करे, स्पेसिफिकली उन लोगों का ना जो कि कहीं न कहीं बहुत ही लंबे समय तक जो हैं आपके पास में इलनेस से, बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनसे उनकी आयु भी कहीं न कहीं कम हो जाती हैं। और एक अर्ली इनिशिएशन किया जाए पैलिएटिव केयर का जनता में, पेरेंट्स में, एक एडवांस जो कहीं न कहीं लेवल पे जो डिज़ीज़ अगर हो जाती है आपके पास में, है ना? तो हो सकता है कि उनके ऊपर हेल्थ पे खर्चा जो किया जाता है वो 25% तक कम किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल आज का आया हुआ है दोस्तों न्यूज़पेपर में पैलिएटिव केयर के बारे में। इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे ये वित्तीय जोखिमों से जो हैं लोगों की जो है सहायता कर सकता है। सो पैलिएटिव केयर क्या है? ये सर कहीं न कहीं ब्रांच है, यह प्रशामक देखभाल चिकित्सा की वह शाखा है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जीवन सीमित करने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों को पीड़ा को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इट एम्स टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ द ओवर मेडिकलाइजेशन, कि सर ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं आपके पास में, कहीं न कहीं एक्सपेंस हो रहा है आपके पास में, और जो कहीं न कहीं उनके जीवन की गुणवत्ता जो है ना, वो वित्तीय बोझ के कारण बेसिकली जो हैं वह बहुत ही लोअर स्टेटस पे चली जाती हैं। इट इज़ ऑफन मिस इंटरप्रिटेटेड एज एंड ऑफ लाइफ केयर, कि सर अब बस बंदा जा रहा है वेंटिलेटर पे जी रहा है वो आदमी, तो ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है उसको भी बेसिकली पैलिएटिव केयर का रूप में कहीं न कहीं मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है, पर ये वह नहीं है। पैलिएटिव केयर का क्या मतलब है कि सर अब ऐसा नहीं है कि सर वो बेसिकली जो है पूरा आईसीयू में चल रहा है, वेंटिलेटर पे चल रहा है, बस वो अपनी अंतिम गिनती गिन रहा है, नहीं सर। उसका कहीं न कहीं हम अभी भी समय शेष हैं और हम एड्रेस कर सकते हैं उसकी फ़िज़िकल,
साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल डोमेन को, और इसके माध्यम से बेसिकली पैलिएटिव केयर क्या करती है आपके पास में, उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाओ। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हो, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, उसका सामाजिक डोमेन जो है आपके पास में। तो जो भी लोगों को लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ हो चुकी है, जैसे हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो, कैंसर हो, तो उनको सर आप दवाइयाँ ही नहीं, खाली शारीरिक, मानव वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र से भी बेसिकली कई स्तरों पे बेसिकली जो है आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। इसे पैलिएटिव केयर किया जाता है। मतलब आप खाली मेडिसिन मेडिसिन देखो यार, कई बार होता है ना, बुखार आ रहा है, आपका मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, स्विंग्स हो रहा है, आपको कोई दोस्त आ जाए अच्छा सा, उठा के लगा लगा के हंस रहे हैं भाई साहब, है ना, एकदम मूड चिल हो जाता है यार, माइंड डिस्ट्रेस हो गया एकदम। तो कई बार कहा जाता है कि दवाई के अलावा आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल अगर हेल्प मिल जाए, तो यह इसको प्रशामक देखभाल कहा जाता है, पैलिएटिव केयर कहा जाता है। समझ में आई बात? तो पैलिएटिव केयर पे क्वेश्चन आएगा तो बना पाओगे ना? ठीक है। अच्छा, इससे बेसिकली क्या हो सकता है कि लार्जली बेसिकली इसको टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, और वो भी अर्बन एरिया में ही देखा गया आपके पास में, क्योंकि आपके पास में अवेलेबिलिटी है ही नहीं। प्राइमरी हेल्थ केयर गाँव वाले, सेकेंडरी हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वहाँ पे नहीं, टर्सरी हेल्थ केयर बड़े बड़े हॉस्पिटल, महंगे महंगे हॉस्पिटल में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो थोड़े से इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो लोगों को कहीं की प्रशामक देखभाल जो है हर जगह नहीं मिल पाती। यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता ही नहीं है पैलिएटिव सेवाओं की। तो यहाँ पे देश के अनुमानित 6 से 7 मिलियन लोगों में से केवल 1-2% ही पैलिएटिव केयर ले पा रहे। तो पैलिएटिव केयर जो है, प्रशामक देखभाल महत्वपूर्ण है, पर जितने भी बीमार लोग हैं उनमें से मात्र 1-2% लोगों को ही बेसिकली यह सहायता पहुंच पा रही है ना। तो यहाँ पे आपके पास में इसकी एसेसिबिलिटी कैसे बढ़ाए हम लोग, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेसिकली हम पहुंचा सकते हैं। तो पैलिएटिव केयर विल बी असेस्ड बाय एस्टिमेटिंग द मॉर्फिन इक्विवेलेंट कंजम्पशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एक्सक्लूडिंग द मेथाडोन पर डेथ फ्रॉम कैंसर। WHO ने रिकमेंड किया है द यूज़ ऑफ मॉर्फिन कंजम्पशन पर कैपिटा टू एक्सेस मॉर्फिन एक्सेस फॉर पैलिएटिव केयर सर्विसेज। Using his indicator would also have allowed us to compare the progress of palliative care services in India to the other countries as well। तो यहाँ पे आकलन कैसे किया जा रहा है आपके पास में कि जो प्रति मृत्यु के लिए मजबूत ओपियोइड जो होते हैं आपके पास में, है ना, तो मॉर्फिन के समतुल्य खपत का कहीं का अनुमान लगाकर पता किया जाता है आपके पास में कि प्रशामक देखभाल की कितनी एक्सेसिबिलिटी भारत के अंदर या किसी भी देश में। तो देखो पैलिएटिव केयर जो है, आप थोड़ा सा, मैं जूम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना होगा, इंग्लिश वाले तो समझ पाएंगे। सर कहीं ना कहीं आप फैमिली सपोर्ट दे रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, थेरेपीज़ जो हैं फालतू की मेडिकल थेरेपीज़ उनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, है ना, आप कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, एलिविएट कर रहे हैं सिम्टम्स को, है ना, आप एम्पावर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को, है ना, आप ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही हैं, जो है पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस है वो पूरा की जा रही हैं, उनके बिहेवियर्स वाली सारी बात जो है वो कहीं ना कहीं टेकन केयर की जा रही है। तो पैलिएटिव केयर में दवाओं की बात नहीं होती, दवाओं से भी बियॉन्ड जा करके दोस्तों वी आर हैविंग अ वर्ड ऑफ विजडम, वी आर हैविंग अ वर्ड ऑफ विजडम एट दैट। चलो, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्वाइट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैलिएटिव केयर को कैसे बढ़ा सकते हैं भारत में, कि प्राप्त धन, पर्याप्त धन होना चाहिए, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। अगर ये सारी चीज़ें हैं देन विल बी एबल टू डू सो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर पैलिएटिव केयर सर्विसेज, ये जरूरी होगा आपको, और एजुकेशन ट्रेनिंग इसके लिए आवश्यक होगा आपके पास में। इंटीग्रेट करना होगा पैलिएटिव केयर को हेल्थ सिस्टम के साथ में, और देयर इज़ ए नीड टू इम्प्रूविंग द रेफरल एंड लिंकेजेस मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट लेवल। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर में पैलिएटिव केयर का रेफरल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो होगा तभी जनता इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी और एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया और यूके कहीं न कहीं इंडो पैसिफिक में और ट्रेड के ऊपर बेसिकली बातचीत कर रहे हैं अभी, और इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में जीएस पेपर 2 में आप ये पढ़ने वाले हैं। मैरीटाइम डोमेन में दोनों ही देश साथ साथ मिलकर, यूके और इंडिया साथ में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र की दोस्तों बात की जा रही है। सो 2+2 आपको पता होगा कि 2+2 मीटिंग किस में होती है, कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बीच में। तो यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री,
रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों मिलकर के बात करेंगे तो इसको बेसिकली क्या कहा जाएगा, 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग। तो फॉरेन और डिफेंस डायलॉग बेसिकली यहाँ पे दोनों साथ में हो रहे हैं, इंडिया और यूके के। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक और ट्रेड पे दोनों ही पक्षकार जो हैं बात करते हुए देखे गए दोस्तों। किन किन क्षेत्रों में बात की जा रही है, व्यापार पे, निवेश पे, रक्षा पे, तकनीक पे, सिविल एविएशन पे, स्वास्थ्य पे, ऊर्जा पे, और कहीं पे पीपल टू पीपल कनेक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे बड़े बड़े मुद्दों को भी यहाँ पे यूके डेलीगेशन के साथ में बात किया जा रहा है दोस्तों। 2+2 आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में अब सर प्रशांत वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर पैसिफिक वाला और इंडियन ओशन वाला रीजन जो है, यह सर यूरोपियन कंट्री स्पेसिफिकली द कंट्रीज लाइक यूके, उनके लिए क्या महत्व का है सर? सर आपको पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक जो है आपके पास में, इट इज़ होम टू थ्री ऑफ द 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। जैसे यहाँ पे आपके पास में चाइना है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे इंडिया है। तो चाइना की इकोनॉमी कितनी है भैया आपके पास में, 18.3 ट्रिलियन, जापान की 4.3 ट्रिलियन, इंडिया की 3.5 ट्रिलियन। सो सर एक तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब सर व्यापार के लिए मार्केट है आपके पास में, बाजार है यहाँ पे। एंड दीज 3 कंट्रीज मेकअप अराउंड 25% ऑफ वर्ल्ड्स 101 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो दुनिया की टोटल इकोनॉमी कितनी है, 101 ट्रिलियन, और उसका 25% तो बेसिकली इंडिया, जापान और चाइना तीनों मिलके बना लेते हैं। तो सर ऑब्वियसली 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थापित हैं। तो सर ये क्षेत्र भी यूरोप के लिए, स्पेसिफिकली यूके के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और सर रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 2/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ एंड विल हाउस 90% ऑफ द मिडिल क्लास बाय 2030। और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है 25% ग्लोबल ट्रेड के बारे में। और न्यूमरस ऑल्टरनेटिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन और सोशियो पॉलिटिकल मॉडल्स यहाँ से इवॉल्व होते हुए देखे गए हैं दोस्तों। अतएव यूरोपियन यूनियन ने हमेशा एक्नॉलेज किया है कि ये कहीं के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है कि सर हम एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप रखेंगे, एक डिफेंस इंटरेस्ट के लिए भी और व्यापार के लिए भी। सो एक ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच बेसिकली देखे गई हैं, हैज़ बीन अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द यू पॉलिसी ऑफ द रीजन। तो सर ये है हिंद प्रशांत, जहाँ पे आपका इंडियन ओशन वाला रीजन और ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन टोटल आता है। इंडिया, चाइना और जापान इंपॉर्टेंट इकनॉमीज़ हैं, बाकी आसियान है आपके पास में जो एमर्जिंग डेवलपिंग इकनॉमीज़ में देखा जा सकता है दोस्तों। बायलैटरल रिलेशंस देखा जाए आपके पास में तो हमारे एक मॉडर्न पार्टनरशिप है आपके पास में। हिस्टोरिकल टाइज तो यूके के साथ में ऑब्वियसली रहे हैं, हम वहाँ की कॉलोनी रह चुके हैं पहले ही। और एक मल्टीलैटरल जो टाइज़ हैं यूके के साथ में वो कहीं कहीं अपग्रेड हुए हैं। 2004 में हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ चुके थे, रणनीतिक साझेदार हैं हम यूके के ऑलरेडी। और एक जॉइंट डेक्लेरेशन यूके के साथ में हमने साइन किया था कि हमारी डायनेमिक पार्टनरशिप होने वाली है। हम हर साल बेसिकली कहीं न कहीं शिखर वार्ताएँ, एनुअल समिट्स होने वाली हैं। और कहीं फॉरेन मिनिस्टर्स की, अब तो डिफेंस मिनिस्टर्स की 2+2 मीटिंग्स भी होती हैं। अब यूके के साथ में हम सिविल, न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, टेरर, एंटी टेररिज्म, इकोनॉमिक टाइज, साइंस टेक, एजुकेशन, कल्चर्स, कई क्षेत्रों में बेसिकली बात करते रहे दोस्तों। और यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट करता है इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को भी। और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो है कहीं न कहीं इंडिया को इंटरलॉक्यूटर के रूप में महत्वपूर्ण देखता है। और जो ग्रुप ऑफ 8 G8 नेशंस हैं उनमें भी बेसिकली जो हैं भारत को, G20 के अंदर भारत को जो है यूके का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है दोस्तों। दैट्स ऑल। बट इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि यूके है वो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में आज भी। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी जो है हर साल $30 बिलियन जो हैं हमें लगभग यूनाइटेड किंगडम से निवेश होता है भारत में। एफडीआई जो है लगभग आपके पास में भारत में जितनी भी आती है उसका लगभग 5 से 6% यूके से आता है दोस्तों। और जो एक कहीं न कहीं वस्तुओं का और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड यूके के साथ में हो रहा है वो लगभग $31 बिलियन के करीब हो रहा है। गत वर्ष बेसिकली हमने इतना किया था आपके पास में, है ना। तो आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक बार वो $20 बिलियन के करीब भी था आपके पास में आज से 8 वर्ष पहले 2015 में। अब बढ़ करके बेसिकली जो है वो $30 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है दोस्तों। तो लगभग आपके पास में देखा गया 50% सर इंक्रीज इसके अंदर, राइट। सो काफ़ी सारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं सर हमारे पास में, गोज़ विदाउट सेइंग। और अब एक रोड मैप भी रहा है कि सर हम एनर्जी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को, टेक्निक को, डिफेंस को, सिक्योरिटी को, क्लाइमेट चेंज को, हेल्थ केयर को और कहीं के पीपल टू पीपल टाइज को लेकर के भी और बेहतरी करने वाले हैं। तो दीज आर द डोमेन्स जहाँ पे यूके और इंडिया साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं, कोर्ट ने गर्भपात की याचिका खारिज कर दी, यह कह के कि व्यवहार्य भ्रूण की दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। कोर्ट डिक्लाइंस अबॉर्शन
सेज इट कांट स्टॉप द हार्ट बीट ऑफ द वाइबल फीटस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मैरिड वीमेन की प्ली को डिक्लाइन किया कि वो मेडिकली टर्मिनेट करना चाहती है 26 वीक की प्रेगनेंसी को, है ना। कोर्ट को सेइंग दैट कोर्ट इज अवर्स ऑफ ऑर्डरिंग द डॉक्टर्स टू स्टॉप द हार्ट बीट ऑफ द फीटस व्हेन द मेडिकल रिपोर्ट सेज शी विल गिव बर्थ टू द वाइबल बेबी। कि सर हमें जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी हैं वो ये हैं कि सर जो बेबी हैं वह बेसिकली 26 वीक का है और उसके प्रॉपर हार्ट बीट जो है वो चल रही है। तो सर कैसे हम बेसिकली डॉक्टर्स की कि सर एकदम वाइबल आपके पास में बेबी होने वाला है, व्यवहार्य बच्चा होने वाला है, कोई उसमें जो है एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई उसमें डिफॉर्मिटी नहीं है, तो सर कैसे मारते हैं उसको? जस्ट बिकॉज यू थिंक वी शुड जस्ट टर्मिनेट, वाई वी शुड टर्मिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है दोस्तों हाल ही में। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि आई गेस हमने पिछले वीक डिस्कस भी किया था, तो ये बताया जा रहा है कि सी इज़ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, मेडिकली अनेबल टू कैरी, डिलीवर एंड रेज द चिल्ड्रन। सी इज़ इन डिप्रेशन ऑल्सो, है ना, आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकंड चाइल्ड। तो सर 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, अब तीसरे को टर्मिनेट करना चाह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट वापस क्या कह रहा है आपके पास में वो देखो। गवर्नमेंट का ऐश्वर्या भाटी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका क्या बेसिकली टेक पॉइंट है इस पे। दिस इज नो लॉन्गर अ केस ऑफ द प्रो लाइफ और द प्रो चॉइस। सी कैन नॉट मेडिकली टर्मिनेट द चाइल्ड नाउ, द चॉइस इज नाउ बिटवीन द प्री टर्म और द फुल टर्म डिलीवरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्री टर्म और फुल टर्म डिलीवरी के बीच में दोस्तों बेसिकली बात की जा रही है। की फाइंडिंग्स क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 जजेस जो हैं आपके पास में, जिसमें कहीं न कहीं DY चंद्रचूड़ साहब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वह स्वयं भी बेसिकली इसके अंदर शामिल रहे हैं दोस्तों। और इन्होंने कहा है कि सर क्लियरली वुमेन कैन नॉट क्लेम एब्सोल्यूट ओवर राइडिंग राइट टू अबॉर्ट। कि सर महिला का बॉडीली ऑटोनॉमी का अधिकार है, पर सर उस बच्चे का जीवन का अधिकार को आप ओवर राइड नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जब काफ़ी रिपोर्ट्स एम्स के मेडिकल बोर्ड ने कंफर्म किया कि सर जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, महिला को कोई डेंजर नहीं है, बच्चे को कोई डेंजर नहीं है, ना ही फीटस को ना ही महिला को, तो सर आपको क्यों टर्मिनेट करना। हाँ, अगर डेंजर होती, मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी आती, तब हम कुछ सोच सकते थे आपके पास में। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट MTP जो एक्ट है आपके पास में, उसका सेक्शन 5 क्या प्रेस्क्राइब करता है कि सर इफ़ द प्रेगनेंसी वॉज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन, तभी आप करिए, है ना। कि आपके पास में मेडिकली टर्मिनेशन तभी की जाएगी कि जब महिला के जीवन की रक्षा करनी हो आपको। कि सर वो मर जाएगी अगर टर्मिनेट नहीं किया, तो ऐसा तो कोई नहीं हो रहा। तो CJI साहब कहते हैं कि लाइफ यूज्ड इन द प्रोविजंस कैन नॉट बी इक्वेटेड टू द ब्रॉडर मीनिंग इन विच द लाइफ इज यूज्ड इन द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में लाइफ का मतलब चॉइसेस से भी होता है, बॉडीली ऑटोनॉमी से भी होता है, प्राइवेसी से भी रिलेटेड हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है आपके पास में, डिग्निटी से रिलेटेड ले लेते हैं। पर सर यहाँ पे कहा कि जो सेक्शन 5 में जो एक्ट है आपके पास में टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, तो सर वहाँ पे लाइफ मतलब रियल लाइफ, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मौत की यहाँ पे बात की जा रही है। उसको आप लाइफ को आर्टिकल 21 की ब्रॉडर मीनिंग में मत जाओ। इसलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द एनी स्टैच्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लिखे हुए किसी भी शब्द का अंतिम निर्णायक कहीं न कहीं आपके पास में इंटरप्रिटेशन होगा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 21 अपहोल्ड करता है इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को भी, टू द डिग्निफाइड एंड द मीनिंगफुल लाइफ एज वेल। आई गेस दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। इंडिया के अबॉर्शन लॉज के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हाल ही के अंदर क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं। रिसेंट जो बदलाव आया था उसके बाद में हमने देखा कि सर कहीं न कहीं 2 आपके पास में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की टीम होगी, वो आपके पास में अगर 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना होगा। मेडिकल बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया और बोला सर महिला को और फीटस को कोई समस्या नहीं है, वायबल बेबी है, हार्ट बीट चल रही है, आप मार नहीं सकते बच्चे को, मना कर दिया गया सर यहाँ पे, है ना। तो 24 हफ्ते से आगे इंडिया में क्या है, अबॉर्शन इलीगल है, जनरली इलीगल है आपके पास में। मेडिकल बोर्ड अगर अलाउ करता है तो लीगल है, और वो भी कोर्ट और मेडिकल बोर्ड के ऑब्जर्वेशन में वो सारा काम होगा दोस्तों। फिर अब हम बात करने वाले हैं थोक कीमतों की स्थिरता के बारे में। इसका क्या मायना है दोस्तों? देखो सर, होलसेल प्राइसेस है आपके पास में काफ़ी स्थिर रही हैं सितंबर गत माह के अंदर। इंडियन इकोनॉमी GS पेपर 3 में इस आर्टिकल को देखा जा सकता है आपके पास में। India's wholesale prices stayed in deflationary mode in the 6th month in the row this September, albeit only fractionally with the inflation of the 0.26 compared to the 0.5% in August. सो यहाँ पे होलसेल प्राइसेस के लिए बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जब चीप और वेजिटेबल कहीं न कहीं जो है फूड प्राइसेस को कम करती हैं आपके पास में। फूड प्राइसेस का राइस होता है 1.5% तक, फिर भी कहीं की अपटिक जो है दालों का है, गेहूं का है, सीरियल फ्रूट मिल्क का है, उनके प्राइसेस स्टेबल रहता है आपके पास में। होलसेल प्राइसेस क्या है, डिफ्लेशनरी ट्रेंड में, मतलब सर भाव बढ़ नहीं रहे हैं, स्टेबल हैं, दैट इज़ कहीं न कहीं गुड थिंग। तो इम्प्रूवमेंट देखा गया आपके पास में, ठीक है ना, प्राइस स्टेबिलिटी के अंतर्गत बेसिकली। और यहाँ पे इस चीज़ में हमको क्या सीखने को मिलेगा,
व्हाट डू वी हैव हियर, है ना। आपको मैं आज की तारीख में एक होमवर्क दे रहा हूँ। ICRA ये एक रेटिंग एजेंसी है। इस रेटिंग एजेंसी पे आप लोग क्या लिखोगे? शॉर्ट नोट। यू विल बी राइटिंग अ शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट को सबमिट करना है। देखो सर, होलसेल प्राइसेस वगैरह इस चीज़ से क्या पता चलता है आपके पास में? सर, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपके पास, जो हम WPI कहते हैं, WPI जिसको कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी गुड्स बेचे जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं बल्क में, होलसेल लेवल पे, बिजनेस से बिजनेस लेवल, B2B लेवल पे जो काम किया जाता है, उसके अंदर जो मेजरमेंट की चेंजेस को बेसिकली ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, और ये एक वाइड इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को देखने का। तो इसका अभी कहीं न कहीं कमियां हैं। कमियां क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है सर आपके पास में इंडेक्स का, WPI का, कि सर यहाँ पे जनरल पब्लिक के लेवल पे जो भी चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है उसको कहीं न कहीं नहीं लिया जा रहा है। आप बिज़नेस टू बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि अंबानी अडानी को कुछ बेच रहा है, या कहीं न कहीं कंपनी ए कंपनी बी को कोई चीज़ बेच रही है, तो उनमें प्राइसेस के उतार चढ़ाव के आधार पे WPI को चेक किया जा रहा है। आपके पास में इसका बेस ईयर जो है आपके पास में, उसको रिवाइज़ किया गया। पहले 2004-05 था, उसको हाल ही में बेसिकली जो है 2011-12 किया जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो WPI क्या है आपके पास में, यहाँ पे वह होलसेल लेवल पे बात करता है। CPI क्या है, कंज्यूमर लेवल पे बात करता है। तो RBI किसको मानती है, CPI को मानती है इन्फ्लेशन का कारक, है ना। इन्फ्लेशन इसी के इंडिकेशन से कैलकुलेट करता है आज की तारीख में। तो सो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द WPI, कि सर हाई बेस इफेक्ट हो सकता है कमोडिटी प्राइसेस में, फ्लक्चुएशन हो सकता है, फिर फूड इन्फ्लेशन भी हो सकता है कि सर बारिश हुई ना हुई, कहीं न कहीं खाद्य मुद्रास्फीति, भाव बढ़ गए चीज़ों के नहीं बढ़े, उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास में बात की गई है, in the context of the recent advancement of the human productive technology, pro-nuclear transfer is used for what? सर यहाँ पे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है वो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। देखो हमारी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलावा आपको पता हो तो एक माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसमें कि DNA भी पाया जाता है। आपने इस तरीके से देखा होगा, इसको एनर्जी हाउस भी कहा जाता है सेल का, है ना। अब दोस्तों यह जो है, इसके अंदर भी कई बार क्या होता है कि जो DNA है वो फॉल्टी हो सकता है। तो कई बार हम क्या करते हैं आपके पास में कि सर यहाँ पे जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कर दिया, खाली कोशिका से बेसिकली क्या लिया, खाली न्यूक्लियस लिया, जिसमें कि जो है आपके पास में मदर का DNA, और जो ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो डिफंक्ट DNA है ना, इसको बेसिकली सेपरेट कर दिया आपके पास में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ बच्चे में आगे ना पहुँचे, संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करते हैं कि खाली ये न्यूक्लियस लिया और यही ट्रांसफ़र कर दिया हमने आगे वाली संतान के लिए। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसको RDT भी कहते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास में, यह बात कर रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ है जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं? क्या सरकार की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ है RBI की? क्या फिस्कल स्टिमुलस हो सकता है? सर इन दोनों से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली पैसा जो है मार्केट में पुश होगा। तो सर आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा, 10 रुपये की पेंसिल 12 रुपये में खरीदोगे, बिल्कुल। और क्या हो सकता है सर आपके पास में, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले आपके पास में सपोज आपकी सैलरी थी 5,000, अब हो गई है 7,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा कहाँ खर्च करोगे, राइट। हर चीज़ों के भाव पड़ेंगे ना। तो द हायर नंबर ऑफ द मनी चेजिंग द सेम नंबर ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की। तो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आनी चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात की है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके पास में। इंडिया अपने आप को ईस्ट एशिया के अंदर एक रीजनल प्लेयर की तरह इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट कहीं ना कहीं एक वैक्यूम जो है कोल्ड वॉर के बाद में जो क्लियर हुआ है, उसके अंदर बेसिकली जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत बेसिकली जो है इंडिया एंटर करना चाह रहा है। एंड इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर इन द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। दैट्स ट्रू। देन सरोगेसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है A और B, पढ़िएगा ढंग से, कि हु हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 years एंड कांट हैव चिल्ड्रन नेचुरली, क्या वही कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जिसके 5 साल शादी हुई, ट्राई किया, बच्चे नहीं हुए नेचुरली उनके, वो लोग कहीं ना कहीं सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। फिर हु लैक्स द एक्सेस टू द अदर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, के सर वो जैसे ART हैं, असिस्टिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सर वो किसी भी चीज़ से वो नहीं जा सकते, बस उनको लास्ट ऑप्शन बचा है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का, है ना। तो हाँ, अब जा सकते हो। तो सर डेफिनेटली आपके पास में ये चीज़ें नहीं हैं। आप कहीं न कहीं जो A है वो स्टेटमेंट सही हैं। आपके पास में एक्सेस भले ही आपके पास में हो दूसरे रिप्रोडक्टिव सोर्सेज का, बट स्टिल यू कैन गो फॉर द
altruistic or regulated form of the new form of the surrogacy which is allowed in the regulations. दैट्स इट। ये एक और मेंस का क्वेश्चन है आपके पास में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे, इसको लिखिएगा और सबमिट कीजिएगा जे सर यूपीएससी पे। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आगे की क्लास कल हम जारी रखेंगे। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।